बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया और लाहौर के दौरे के दौरान उन्होंने नए पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमेशा से इस मुल्क में दो किस्म के कवानीन रहे हैं, अमीर के लिए एक, गरीब के लिए एक। लेकिन अब ताकतवर सियासी माफिया को कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से मसाइल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर गया कि अमीर के लिए एक कानून होता था और गरीब के लिए दूसरा कानून होता था। अब कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। ताकतवर सियासी माफिया अब कानून के शिकंजे में आ रहा है। एक तो एहतिसाब की वो बात करते हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि उनकी अपनी जमात के जहांगीर तरीन के खिलाफ भी चीनी स्कैंडल के हवाले से अहम तहकीकात जारी हैं। 21 और शुगर मिलों को भी आज नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें खुसरो बख्तियार जो कि वफाकी वजीर हैं, उनके भाई की शुगर मिल भी शामिल है, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो सवाल अहम यह है कि अब एहतिसाब सिर्फ अपोजिशन का नहीं हो रहा, बल्कि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या वज़रा, उनका भी एहतिसाब हो रहा है। तो अब ऑपोजिशन के पास क्या जवाज़ रहेगा कि वो एहतिसाब के हवाले से सवालात उठाएंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीडीएम, जिसमें तकरीबन 11 जमातें शामिल थीं, जिनमें से 4 से 5 ऐसी जमातें थीं जिनकी सेनेट के अंदर या पार्लियामान के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर उनका वजूद था, उनके लोग वहाँ पे शामिल थे, लेकिन लॉन्ग मार्च और इसके साथ इस्तीफ़ों के मामलात पर उसमें शदीद इख्तिलाफात आए और उन इख्तिलाफात के नतीजे में जब शो कॉज जारी हुए तो अवामी नेशनल पार्टी ने पीडीएम को खैरबाद कह दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है 2 रोज़ बाद, उससे भी बड़ा सख्त पैगाम पीडीएम के हवाले से दिया जाएगा। तो पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है और क्या पीडीएम हुकूमत के लिए अब कोई चैलेंज बन सकती है या चैलेंज रही है या नहीं, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फिरदौस शमीम नकवी। फिरदौस साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अखुनजादा चटान, आपको भी बहुत खुशामदीद। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। थैंक यू। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बड़े बड़े माफियाज कानून के दायरे में आ रहे हैं, आज वज़ीर आज़म ने यह कहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऑपोजिशन की जानिब से ये सवाल वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि एहतिसाब एक तरफा है। आपको लगता है कि कोई जवाब रह गया है अब ऑपोजिशन के पास? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन वो है जिसने, हम हुकूमत में आए थे तो अगले दिन से कहना शुरू कर दिया कहाँ है वो 50 लाख घर और कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां। इसी तरह जब हम कहते थे एहतिसाब सबके लिए, तो इन्होंने फौरी तौर पे ये कहना शुरू किया कि जी आपके लोगों का कौन सा एहतिसाब और बीआरटी का क्या एहतिसाब और मालम जब्बा का क्या एहतिसाब। हर चीज जब हमारी नीयत साफ है, हम अपने मैनिफेस्टो पे कायम हैं, हम बाकायदा हमने कहा है कि इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है, इसमें जो शख्स भी करप्ट हो, किसी भी जमात से हो, बिला ताक उसके खिलाफ हम एक्शन लेते, और ये हम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहे। और ये काम जो है इस वक्त इस मुल्क में नैब के जिम्मे है और हम उम्मीद रखते हैं कि नैब विल कम इक्वल टू द टास्क। और अगर नहीं होगी तो इस वक्त हमने अपने बाकी इदारों को, जैसे एफबीआर को एक्टिवेट कर दिया, कंपटीशन कमीशन को एक्टिवेट कर दिया, एससीसीपी को एक्टिवेट कर दिया, एफआईए को एक्टिवेट कर दिया। और हम समझते हैं कि इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन का बेहतर होना जरूरी है, इससे कि ऐसे ऐसे केसेस जो क्लोज एंड शट केसेस लगते हैं उस पर भी हमारे फारूक नाइक साहब जैसे वकुला जो हैं फायदा उठा के बड़े बड़े लोगों को माफिया दिलवा देते हैं। कभी वो जज को बीमार कर देते हैं, कभी वकील बीमार हो जाता है, कभी गवाह बीमार हो जाता है, इस तरह सालों गुजर जाते हैं। हम कानून भी लेके आएंगे, खासतौर पर ये अकाउंटेबिलिटी की लॉस के अंदर, कि एक दफा जब केस शुरू होगा देन देयर विल बी नो ब्रेक, कॉन्टिन्यूस केस चलना चाहिए, जैसे अमेरिका में चलता है, दूसरे मुल्क में चलता है। कम से कम एहतसाब अदालतों में चीजें हो। और हुकूमत ने ये कह दिया है
कि जितनी अदालतें बनाने की जरूरत है हुकूमत साथ खड़ी हुई है। अगर वो 100 और अदालतें 120 और अदालतें मांगते हैं तो हम इस मुल्क की तरफ से हमने एक हुकूमत वक्त होते हुए हमने इस पर लब्बैक कहा है और हमने कहा है कि हम चाहते हैं ये एहतसाब का अमल तेज हो और हर किसी का एहतसाब हो, अक्रॉस पार्टी लाइन्स हो। इसमें मेरे ख्याल से ना खान चटान साहब को कोई इतराज होगा न किसी और को, इससे कि अगर किसी ने मुल्क में चोरी की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही अपने आप को अबव द लॉ समझता हो या ताकतवर समझता हो। चटान साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना, क्योंकि एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो या चाहे ऑपोजिशन से हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि एहतसाब हो और सबका हो, लेकिन सबका तो नहीं हो रहा है ना। सब करने का तो दावे हो रहे हैं। जहां तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है तो ये तो जनाब मुहतरम इमरान अहमद नियाजी साहब का रिकॉर्ड है। आप क्रिकेट से उठा कि जिस बंदे ने उसको क्रिकेट में लाया था माजिद खान ने, उसको भी उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया था कि ये टिश्यू पेपर की तरह लोगों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर उन्होंने एहतसाब करने तो ये मालूम जब्बा के स्कूल दे, ये BRT के स्कूल दे, ये खिसरो बख्तियार का कर दी, ये पार्टी फंडिंग का हिसाब दे दी, ये खुद हेलीकॉप्टर केस में पेश हो जाए तो फिर लोग यकीन करेगा। और अभी ये अपनों के बारे में कह रहे कि मैं कर रहा हूं, तो अपनों के साथ वो तो नहीं किया जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। मुझे बताया जहांगीर तरीन को 90 दिन के लिए भेज दिया रिमांड पे, 2 साल जेल में रख दिया, जिस तरह खुर्शीद शाह है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब है, जिस तरह हमजा शरीफ था, जिस तरीके से और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो वो तो मुस्लिम लीग नून पे जिन लोगों पे, PTI की जिन लोगों पे, चाहे वो जहांगीर तरीन है, अमीर तरीन है, जो भी है, जुल्फी बुखारी है, फिरदौस शक़वान है, एक लंबा लिस्ट है। इनमें से तो एक बंदे के साथ वो रवैया नहीं रखा जो अपोजिशन के साथ हुआ है। ये अगर वाकई क्रॉस पे वोट करना चाहते हैं, पहले खुद हेलीकॉप्टर केस में पेश हो, फॉरेन फंडिंग केस में ये जो अदालतों के पीछे छुप रहा है वो पना लेना छोड़ दे और सबके लिए एक जैसा रख दे, हम इसको वेलकम करेंगे। ठीक है, चले, ठीक है। आप कह रहे हैं कि और ये शुरू हो गया है, आपने खुसरो बख्तियार साहब का नाम लिया, उनके भाई को नोटिस जारी हो चुका है। नसीम सिद्दीकी साहब, मामला आपके सामने है, इस पे सवाल ऑपोजिशन यकीनन उठाती रही है, लेकिन अब देखें, आप PTI के लिए जहांगीर तरीन की क्या खिदमात थी ये तो हम सबको मालूम है, और फिर उनके साथ MNAs MPAs भी खड़े हो गए, लेकिन एहतसाब तो हो रहा है ना, सिलसिला एक शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, ये इस्लाहात भी हो रही हैं साथ साथ, और इस तरह का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपने देखा कि अलीम खान भी 100 से ज़्यादा दिन जेल में गुजार के आए, वो भी इमरान खान साहब के बहुत करीबी थे। उसके अलावा आपने देखा कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा अपने एक TV प्रोग्राम में कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जहांगीर तरीन मेरे बड़े क्लोज LI रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम हैं। तो हमारे सियासतदानों को ये चाहिए कि जो वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते दूसरी पार्टियों पर या अदालतों के ऊपर, उन्हें अदालतों में जाना चाहिए और वहाँ प्रूफ करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा फिरदौस शमीम साहब ने कि आप देखें केसों को च्युइंगम की तरह जो है वो लंबा किया जाता है, कभी जज नहीं आता, कभी वकील नहीं आता, कभी फलां नहीं आता। जरदारी साहब के आप केसेस को देखें, वो पेश ही नहीं हो रहे। वो जब उनकी बेटी की शादी थी, माशाल्लाह बाप को शामिल होना चाहिए, बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे थे, लेकिन जब अदालत में पेश होना होता है तो आप व्हील चेयर पर बैठ के आ जाते हैं। तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो पार्टियाँ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो पेश हो जाए, उसको पेश होना चाहिए, आप छोड़ें, आप पेश हो जाए और आप अपने आप को जो है वो नॉन गिल्टी जो है वो साबित करें। तो इस हुकूमत में आप आगे देखें कि इदारे तो आज़ाद होते हैं, नैब जो है वो आज़ाद इदारा है, वो कोई गवर्नमेंट के अंडर नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसको कहना है कि आप इसको पकड़ लें, इसको छोड़ दें। और आपने पहले भी देखा कि जो पीपल्स पार्टी के ऊपर ये जो अपना फेक अकाउंट्स वाला केस है वो चौधरी निसार के दौर में बना था जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और जो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं वो पीपल्स पार्टी दौर में बने थे। तो ये, और बल्कि वो जो पनामा केस है
वो तो नून लीग के अपने ही दौर में आया था। तो एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के बजाय आपको इदारों की तारीफ करनी चाहिए, इदारों पे एतबार करना चाहिए और इस सिस्टम को चलना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं हमेशा, जैसे आपने भी हमेशा यही सिखाया है कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। उसमें यह नहीं देखना कि कौन सी पार्टी है, हुकूमती पार्टी है या इमरान खान का करीबी है या नवाज शरीफ का करीबी है, और अदालतों में केसेस जो है वो तेजी के साथ चलने चाहिए। अच्छा, इनका इशारा जो है अपोजिशन का हमेशा नैब की तरफ जाता है कि वो इदारा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इनका गिला वहां से होता है। हालांकि मौजूदा हुकूमत तो नैब के मामलात में या नैब चेयरमैन के इंतखाब के मामलात में, उनको नामजद करने के मामले में कहीं भी नहीं थी, कहीं भी खड़ी नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अपोजिशन का ये गिला होता है। अब वो देखे ना, वो गिला बराए गिला आ जाता है ना, कि अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो आप कहते हैं जी धांधली हो गई है, और अगर जीत जाते हैं जिस हल्के में तो आप खामोश हो जाते हैं। जैसे वजीराबाद में आप जीत गए तो आपने कहा ठीक है, अगर डस्के में कोई मसला तो आपने कहा धांधली हो गई। इसी तरह नैब का इदारा बनाया किसने था? ये सबसे पहले तो एहतसाब ब्यूरो नवाज शरीफ ने बनाया था, जिसके चेयरमैन सैफुर रहमान साहब थे, और उन्होंने फिर मुशर्रफ दौर में लांडी जेल में जरदारी साहब से माफ़ी भी मांगी। तो ये जो पहले दो पार्टियां थी ये ज़रूर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती रही होंगी, क्योंकि नैब के जो मौजूदा चेयरमैन है ये तो अपोजिशन लीडर और उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, वज़ीर-ए-आज़म थे असेंबली में, उनकी मुशावरत से बने थे। तो इसमें पीटीआई या इस हुकूमत का तो कोई अमल दखल है ही नहीं। और फिर वही बात आ जाती कि अगर नैब को इंस्ट्रक्शंस दे सकती गवर्नमेंट तो वो तो अपने जितने भी सियासी मुखालफिन हैं उनको गिरफ्तार करवा देती। लेकिन आपने देखा कि नैब ने गिरफ्तार किया, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें दी, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानतें दी। तो हमारे यहाँ पे बड़ी आला अदलिया मौजूद है। अगर आपको कहीं पे भी कोई ग्रीवेंसेस है तो आप अदालत में जाएं, अदालत से रिलीफ दें, और अदालत रिलीफ दे भी रही है। लेकिन एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना मेरे ख्याल से ये मुनासिब बात है। लेकिन हमें किसी बेहतर निज़ाम की तरफ भी जाना है फिरदौस शमीम नकवी साहब, और इसी के लिए जो इस्लाहात की बात होती है कि आप इस्लाहात की बात करें, या फिर जो केसेस हैं कि जिनका गिला अखुनज़ादा चटान साहब की जमात करती है या मुस्लिम लीग नून करती है, कि साल हा साल तक केस चलते हैं, और फिर वो उसकी वजह भी यही आती है कि अदालतें नहीं हैं, जज साहिबान नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं। अब आपकी हुकूमत ने तो खैर कहा है कि हम वसाइल देने को तैयार हैं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा एक ऐसे निज़ाम की तरफ कि जहां पे स्पीडी ट्रायल हो, और अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा मिले, और अगर कोई मुजरिम नहीं है तो वो रिहा हो, आज़ाद हो, उसको वो सज़ा ना मिले जो उसके लिए नहीं है। जावेद इकबाल साहब, देखिए पहली चीज तो ये है कि जो आप फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये दो जमातें जो इस वक्त बहुत ज्यादा इस मसले के ऊपर शोर करती हैं, इन दोनों को 5-5 साल इख्तिदार में मिले और इन्होंने इस कानून के अंदर कोई तब्दीली नहीं की। 18वीं तरमीम ले आए, आइन की 103 शिकों को तब्दील किया, अच्छा किया, मैं ये नहीं कहता बुरा किया। आइन में जहां जहां तरमीम की जरूरत थी, कुछ जगह तो बिल्कुल जरूरत थी, वो काम किया, लेकिन नैब के कवानीन को नहीं छुआ। इसलिए ये बारी बारी खेल जाते, ये इंटरेस्टेड नहीं थे कि करप्शन का खात्मा किया जाए मुझसे। अब ये पहली हुकूमत आई है जो कहती है कि हमने करप्शन का खात्मा करना है। आज भी हमने नैब के बिल को रिवाइज करने की दावत दी है, इनको आए बात करें, लेकिन इनको तो हुकूमत तो ये तो आपस में अब इनकी टूट फूट हो गई है, तो ये फिर जोड़ने तोड़ने में लग जाएंगे। वरना कोई मुस्बत किरदार अपोजिशन नहीं अदा कर रहे इनकी तरफ से अभी तक, किसी जमात की तरफ से कोई मीडिया के ऊपर कोई इनकी इस्लाहात के बारे में नहीं आया कि हम ये इस्लाहात चाहते हैं। जो इस्लाहात फैटफ के बिलों के दरमियान इनकी आई हैं वो ऐसी इस्लाहात थी जो उसका सिर्फ ये था मकसद कि किसी तरीके से जो लोग इस वक्त कटहरे में हैं, जो मुलजिम ठहराए गए हैं, उनको कानून के जरिए कुछ ऐसी लचक मिल जाए कि वो इन कटहरों से निकल जाए, जिसका हमने इनकार कर दिया। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई नैब या इवन इलेक्शन के रूल, दोनों चीजों के ऊपर इनके पास से कोई तजावीज नहीं आई, जो कि ये कि हुकूमत में दोनों जो है 2-2, 3-3 बार रह चुके। तो इनकी नीयत पे भी हमें शक है। और ये हम तो कहते हैं ये जो पीडीएम का मूवमेंट था, हम तो इसको कहते पहले रोजे अव्वल से कह रहे थे ये पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट। और जिस दिन मौलवी साहब ने इस्तीफे की बात की थी, हमने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं दें, वो सिंध की हुकूमत छोड़ ही नहीं सकती, इससे कि ये इनके डीएनए में नहीं है।
ये बातें तो बड़ी करते हैं, ये शहीदों की बात तो करते हैं, लेकिन ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही नहीं जो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, जो बेनजीर की थी। ये जरदारी लीग है, ये जरदारी लीग है। इनका आप चेयरमैन पर्ची में बनता है, एक वो बिल पे बनता है जिसकी कोई तस्दीक नहीं हुई भी। अगर नायूब खान से पूछे तो वो तो कहेंगे कि बीबी ने कह दिया तो जरदारी को सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए। मैं उसको सियासत में देखना नहीं चाहती। तो मुझे नहीं समझ में आता कि पीपीपी के जो आइडियलॉग्स है वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब कुछ। ये तो सरदार चट्टान साहब भी जवाब दे सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये वो पीपल्स पार्टी नहीं जो जुल्फिकार अली भुट्टो। चट्टान साहब, ये इस्तीफे न देना और फिर जाहिर है कि सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर का इंतखाब, ये सारे जो फैसले हैं, ये आपको, आपकी जमात को ये हक हासिल है कि वो ये फैसले करे। लेकिन दूसरी तरफ मामला जो है वो अब जेयूआई और नून लीग का है। अब पीडीएम का जो मामला है उसमें तो बिल्कुल साफ वाजे हो चुका है कि इंतशार है, यानी अवामी नेशनल पार्टी तो चली गई और आप जो हैं वो, अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या फैसला करेगी, वो जाहिर है आपकी जमात है, उसको हक हासिल है कि जो भी फैसला करे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो पीडीएम था मजमूई तौर पर, न आप हुकूमत पर दबाव डाल सके और न आप अवाम की जो सपोर्ट है या हिमायत है वो उस तरह से हासिल कर सके। देखिए जी, मैं आपके सवाल से पहले सिर्फ नसीम सदीकी साहब को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ और इनके तज्जियों को 21 तोपों का सलामी पेश करता हूँ। क्योंकि तज्जियाकार का मतलब ये होता है कि मैं और शमीम नकवी साहब बात करें तो ये कहे कि मैं ठीक कह रहा हूँ, कितने बात मेरा दुरुस्त है, कितना नसीम सदीकी साहब का। लेकिन उन्होंने क्या तज्जिया पेश किया, वाह वाह करता हूँ मैं उसको। और ये भी अगर मीडिया एथिक्स के नजर से एक बार अपना ये तज्जिया सुनी तो मेरे ख्याल में उसको अपने आप पे फख्र महसूस हो जाएगा कि मैं क्या तज्जिया करता हूँ, गैर जानिबदार हूँ। और इस तरह के आजाद सहाबी हमारे मुल्क में हो तो इंशाअल्लाह ताला हमारा सहाफत जो है इसका बहुत इज्जत बढ़ जाएगा, जिस तरह की ये आजाद तज्जिया करते हैं। जहां तक शमीम नकवी साहब का है तो शमीम नकवी साहब का शुक्रिया, लेकिन ये हमारी पार्टी का फिक्र छोड़ दे कि ये जरदारी के पार्टी है, भुट्टो के पार्टी है। उसको नहीं पता कि भुट्टो क्या है। भुट्टो एक इंसान नहीं है, एक खानदान नहीं है, एक सोच है। वही सोच है जिस पे जाके और जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम किया, वही सोच है जिस पे जाके जरदारी साहब ने सूबुमकिन के हुकूक दी, पार्लियामान को 58 दिया, सवाद पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, फाटा पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया। तो अपने पार्टी का फिक्र करे कि क्वेटा में इलेक्शन के दिन में क्वेटा से जो लोग निकले उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा हमारा जो सरबराह है ये नौसरबाज है, ये बंदा 70 अरब में टिकट बेच रहा था। कराची में क्या कहा इनके पार्टी में। तो हमारी पार्टी में वो फिक्र ये छोड़ दे, अपना फिक्र करे। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है तो ठीक है, पीडीएम में हमारे आपस में इख्तिलाफात है, लेकिन आपने देख लिया कि कराची में मुस्लिम लीग नून को एएनपी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब है कि हम अगर पीडीएम टूट भी जाए तो हुकूमत को खुशी नहीं मनाना चाहिए, ठीक, क्योंकि हो सकता है कि दोनों इज्जत में लग जाए कि मैं अच्छा पोजीशन हूं, दूसरा कहे कि मैं अच्छा पोजीशन हूं, और वो इनके लिए और ज्यादा भारी पड़े। तो मैं समझता हूं कि इनका पोजीशन अपनी कारकर्दगी है, अपनी कारकर्दगी को ठीक करे, मुल्क को आईएमएफ से आजाद करे जो गिरवी रखा है इनके साथ, लोगों को रोजगार दे दे, कौम के साथ अपने वादी पूरा करे। ये झूठ की चीजें जिस पार्टी ने एक बीआरटी 10 साल में नहीं बनाया पेशावर में, अब वो दावा कर रहे हैं कि हम 5 लाख घर देंगे। अभी तक हमने 40,000 घर दिए कराची में। आप बताएं आपने 3 साल में कितने घर दी। सिलसिला शुरू हो गया है, सिलसिला शुरू हो गया। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह किया है और कुछ रोज कबल भी किया था, हवाले कर दिया उन्होंने। अच्छा चट्टान साहब, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा।
होम डिलीवरी के लिए अभी royalfans.com पर ऑर्डर करें। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। सिर्फ रॉयल फैंस से मिले खूबसूरती और दिलकशी का मुनफरिद अंदाज। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। नाइन्टी 99.9% खालिस कॉपर और 100% इलेक्ट्रिक शीट की बदौलत बेहतरीन कारकर्दगी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। Their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's सिर्फ रॉयल फैंस दे अपने कस्टमर्स को लाइफ टाइम गारंटी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। सबसे ज्यादा खतरे की जद में कौन है? बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो बुलंद फशार खून, दिल के मर्ज या ज़ियाबतीस के मर्ज का शिकार हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा बिगड़ सकती है। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। बर्बाद कर दो सब कुछ। मर भी रहे हो तो दिल में बस जाओ, मगर आप किस दिल में जगह बनाते हो, ये बहुत अहम बात है। तुम होश में तो हो, आखी बरादरी हमारे खिलाफ कैसे हो सकती है सरियागा? मौका मिला तुम्हें काट कर रख देंगे। बस कर दो सरियागा, बस। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है। शेख की साहबजादी बासिम सुल्तान का अपने बेटे शाहीन के लिए रिश्ता मांगने का इरादा रखते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो पीडीएम का जो इत्तेहाद था, इसको पजीराई मिली नहीं मिली? क्या इसकी वजह ये थी कि निज़ाम की तब्दीली की बजाय इनका मकसद हुसूल इक़्तिदार था, या क्या क्या वजह हुई कि सब कुछ हो गया? देखिए जावेद साहब, पीडीएम शुरू दिन से जो है, पहले उनमें खुद ही क्लैरिटी नहीं थी कि उनका मकसद क्या है। पहले इन्होंने अपना इस्तीफ़ों का शोशा छोड़ा और उसमें आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल ने भी कहा कि एटम बम साबित होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि ये आग मेरे पास ढेर लगे हुए जाती उम्रा में। वो एटम बम शायद वो इसलिए कहते थे कि वो कहते थे कि बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होगा, आखिरी ऑप्शन होगा। लेकिन वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे तो उन्होंने सेनेट का अपना हस्ब इख्तलाफ बना लिया ना। उन्होंने आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ गद्दारी की। तो पीडीएम का पहले भी कोई मकसद नहीं था। आपने देखा था कि उनके जो जलसे जुलूस हो रहे थे, उनको कोई बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही थी। उसमें मौलाना की पार्टी के लोग होते थे, चंद एक पीपल्स पार्टी के, क्योंकि
पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की अपीयरेंस इतनी आई नहीं, और नून लीग का भी अब स्पेशली जो पीडीएम का लाहौर वाला जलसा था उसमें बहुत ज़्यादा नाकामी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग नहीं इकट्ठे कर सके थे। तो उसके बाद भी जो पीडीएम के अपने इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए। आपने देखा कि पहले इस्तीफे पे पहले भी इख्तलाफ था, लेकिन उसके बाद जो खुल के इख्तलाफात सामने आए हैं वो सेनेट के इलेक्शन में आए हैं। जब नेशनल असम्बली में सेनेट का इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो जीत गए हैं, और उसी दिन मुस्लिम लीग नून की जो लेडीज़ कैंडिडेट थी वो हार गई, तो वहाँ से इख्तलाफात शुरू हो गए। और उसके बाद जब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए, वहाँ आपने देखा कि जान के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगाई गई ताकि वो ना जीत सके। और उसके बाद जब मालूम पड़ गया कि कैंडिडेट के नाम के सामने मोहर लगानी है तो किसी ने गफूर हैदरी के नाम के सामने ने मोहर नहीं लगाई। तो पीडीएम में क्योंकि उनका एक एजेंडा नहीं था, उनका सारा एजेंडा जो यही था कि मफादात लेने हैं या एनआरओ लेना है। पीपल्स पार्टी का भी यही मसला था, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बेशुमार केसेस इस वक्त जो है वो अदालतों में चल रहे हैं, और नून लीग का भी यही मसला था कि उनके जो कायद हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। जो उनके नायब सदर अपना शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी जेल में है, मरीम के ऊपर भी केसेस हैं, और मौलाना फजल रहमान जो है वो असेंबली से ही आउट है। तो ये अपने मफादात के लिए निकले थे, और आपने देखा कि दड़न तख्ता हो गया पीडीएम का। आवाम की अगर ये बात करते, महंगाई की बात करते जो इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है, और मौजूदा जो पीटीआई की हुकूमत है इमरान खान साहब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही महंगाई का है। तो अगर ये आवाम के मफादात के लिए बात करते तो फिर शायद पीडीएम कामयाब हो जाती, लेकिन अब तो पीडीएम आप देखें बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। एएनपी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया, पीपल्स पार्टी भी तकरीबन अलहदा हो चुकी है। तो अब पीडीएम तो बिल्कुल एक नाम की रह गई है, क्योंकि उसमें जो 9 पार्टियों का जिक्र होता था, मेरे ख्याल से आपको भी 9 पार्टियों के नाम नहीं पता होंगे, और मुझे भी 3-4 पार्टियों के अलावा उसके नाम नहीं पता, क्योंकि मेजर पार्टीज उसमें अपना पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एएनपी और जेयूआईएफ थी, और इन्हीं के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए। तो अमलन जो है वो पीडीएम का बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया, और आने वाले अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि रमज़ान शुरू हो जाएगा, रमज़ान के बाद शदीद गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर ये कोविड भी चल रहा है, तो ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, ये फिरदौस शमीम नकवी साहब चटान साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खुश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि अगर हम अलग अलग भी रहें तो हम हुकूमत के लिए बहरहाल एक चैलेंज रहेंगे, यानी और ज़्यादा ऑपोजिशन होगी। तो मेरे ख्याल में अगर मस्बत ऑपोजिशन होती है तो फिर ये तो हुकूमत की परफॉर्मेंस के लिए भी तो बेहतर है ना। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये तो कभी कर ही नहीं सकते ना। ये देखिए, अभी तक 3 बजट आ चुके हैं, कोई इन्होंने शेडो बजट नहीं पेश किया, इन्होंने कोई कानून में अमेंडमेंट्स के लिए तैयार नहीं होते, सिवाय गुल गपारा बदतमीजी के अलावा इन्होंने असेंबली में कुछ नहीं करा। जो एक असेंबली इनके पास है वहां वो ये जमहूरी इख्तियार पे नहीं चल रहे, जो सिंध असेंबली है। आज तक कोई प्राइवेट मेंबर का बिल नहीं आया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो इन्होंने बड़े जोर शोर से नेशनल असेंबली में मांगी थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे, वो सिंध असेंबली में देने को नहीं तैयार हुए। तो 13 साल से ये सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, वहां इनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो ये तो सिर्फ लूट खसूट कर रहे हैं और कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। ये कौन सी डिलीवरी की है इन्होंने? आप सूबे सिंध के हालात देखेंगे तो पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है। जितने भी सोशल इंडिकेटर्स है सब पे देख सके। अलबत्ता मैं जरदारी साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ के गुब्बारे से जितनी खूबसूरती से हवा निकाली है वो शायद इस बारीकी से कोई और काम नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफे देने को तैयार हूं अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने को तैयार है, उस दिन जो है उन्होंने नवाज शरीफ के गुब्बारे से हवा निकाल दी। सारी मुल्क की मोहब्बत, सारा महंगाई का शोर, सारे पीडीएम की बुनियादें उन्होंने हिला के रख दी अपनी सिर्फ एक डिमांड से, जैसे कि नाम तेल होगा न राधा नाचेगी, न नवाज शरीफ कभी आएगा न पीडीएम चलेगी। तो हम तो जरदारी साहब की जो कनिंगनेस है उसको हम सलाम पेश करते हैं। इस वक्त ये कनिंगनेस हमारे काम आ गई, फायदा हो गया, जिससे कि उन्होंने पूरी पीडीएम की हर जमात के चेहरे से नकाब उतारी कि पीडीएम की असल मकासद क्या है वो सबको सामने आ गए। कि पीडीएम का अगर मकसद हुकूमत गिराना होता तो जरदारी साहब को इस्तीफे दे देने चाहिए थे। ये वो 5 जमात है जो 50 साल से हुकूमत में रहे हैं, इनको ये नहीं पता था कि सेनेट का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा अगर सिंध असेंबली डिसॉल्व भी हो जाए, और इनको ये भी अंदाजा नहीं था
तो ये कह रहे थे हम सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे देंगे। ये हमारे बयान नहीं है, खुद बिलावल भुट्टो के जब बयान है, आप निकाल के दिखा दीजिए अवाम को। तो ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने इस लॉन्ग मार्च से पहले 7 और मार्चेस का भी ऐलान किया था जो वो अकेले करने जा रहे। और मौलाना साहब की भी ये दूसरी लॉन्ग मार्च थी। पहली लॉन्ग मार्च में भी बड़े आश्रय दिए थे अब 7 होंगे, लेकिन इस्लामाबाद जब पहुंचे वो सारे सिर्फ 1-8 दफा स्टेज पे आ गए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और इस दफा भी यही कुछ होना था कि कोई नहीं, किसी ने नहीं आना, पहले सर्दी का बहाना करके भाग जाए। इनको कोई ये पता ही नहीं था इस्लामाबाद में दिसंबर के महीने में सर्दी होती है, वरना तो कह रहे थे दिसंबर में मार्च होगा, फिर कहा मार्च में मार्च होगा, और मार्च में इनका क्विक मार्च हो गया। आप देखे ना, इनके मूवमेंट को कोरोना हो गया और अब उसका रोना हो रहा है। पहले कोरोना हुआ, अब इसका रोना हो रहा है। मैं तो यही देख रहा हूँ, अप्रैल में इनके पीडीएम के देहांत होने का, उसके ऊपर रस्म कुल करने का वक्त आ गया है। रस्म कुल की जाए और खत्म किया जाए, और जो इन्हें अपोजिशन करनी है ये जरूर करें, मुस्बत करेंगे, हम इन्हें सलाम करेंगे। अपोजिशन का एक बड़ा अहम किरदार होता है और उसके ऊपर हुकूमत को तनकीद भी करनी चाहिए, एक नजर भी रखना चाहिए, एक मुख्तलिफ अंदाज से सोचना भी चाहिए। जिस तरह हुकूमत सोची है उसकी जहां जहां कमजोरियां नजर आए उसको उजागर करना चाहिए और मुल्क की खातिर बेहतर काम करना चाहिए। अच्छा, चट्टान साहब, ये फिरदौस साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो की है ना कि देखें, यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्ट हो गए, वही नून लीग जो कि जिसकी क़यादत जो है वो अदालत में चली गई थी उनके खिलाफ और वो नाअहल हो गए थे। उसके बाद उन्हीं के वोटों से यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बन गए। फिर चेयरमैन सेनेट के लिए जो मामलात हुए वो तो अलग कहानी है, वो तो खुफिया बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग का जो मामला चल रहा है वो तो है ही है, लेकिन काम तो बड़ा दिलचस्प हुआ है ना। लेकिन अभी तो मुस्लिम लीग नून ने ये कह दिया है कि हम आपके ऑपोजिशन, हम सेनेट में ऑपोजिशन लीडर को नहीं मानते। चट्टान साहब, कि मानने पे तो हम वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं मानते, लेकिन वो है इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। पहले 18वीं तरमीम से पहले ये था कि ये इख्तियार सेनेट चेयरमैन को था और ये इख्तियार कौमी असम्बली के स्पीकर को था कि वो किसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद 2000 के बाद इसमें आईनी तौर पे फैसला हुआ है कि जिसका असम्बली में अदद अक्सरियत हासिल हो अपोजिशन लीडर इसका होगा। और इंशाअल्लाह ताला जब हम बैठ जाएंगे, जब हमारी सरबराह इजलास हो जाएगा, हमें यकीन है कि हमारे बहुत सारे जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। मुझे शमीम नकवी साहब का मुझे बहुत एहतराम है, क्योंकि ये वो इन लोगों में है, मैं हर वो सियासी वर्कर का एहतराम करता हूँ जो अपने लोगों के लिए, अपनी धरतीमा के लिए आवाज उठाता है। इन्होंने एक सिंध के शहरी का, एक सिंधी होने का हक अदा किया, मुझे इसका बहुत एहतराम है। लेकिन बसद एहतराम में उनसे कह देता हूँ कि अगर चलो ठीक है, आप लोग समझते हैं कि पीडीएम तो खत्म हुआ, पीडीएम में तो कुछ नहीं रहा, हम तो टूट फूट के शिकार हो गए, तो फिर आप लोगों के लिए काम तो करें। फिर आप ये अपोजिशन और साबिक हुकूमतों को छोड़ दे। अभी आप शमीम नकवी साहब का आप उठा के देख ली, उन्होंने जितना टाइम लिया है वो ज्यादातर अपोजिशन पे लिया है। भाई आप लोग 3 साल हुकूमत में रही, 3 साल का कौम को जवाब दे दे कि 3 साल में आप लोगों ने कौम के लिए क्या किया, आपने कौम के लिए क्या रिलीफ दे दिया। और नसीम सदीकी साहब के तजिए को तो मैं एक बार फिर 21 तोहफों का सलाम पेश करता हूँ, इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन पीडीएम एक हकीकत है, और पीडीएम जब हमें ये पता है, पीडीएम बना भी हमारी दरख्वास्त पे था, और हमें ये पता है कि जब अपोजिशन मुतहद होता है तो चाहे डिक्टेटर का हुकूमत हो, सेलेक्टेड का हुकूमत हो, वो कमजोर हो जाता है। हम मुतहद थे तो हमने ये कहते हैं कि अवाम ने एतमाद नहीं किया। हमारे भाई का, जिसको मैंने 21 तोपों के सलामी पेश की, उन्होंने अपने तज्जिए में कहा कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया पीडीएम को। ये भूल गया कि ये ज़िमनी इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर पीटीआई को अवाम ने मुस्तरद किया, पूरी 4 सूबों से उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये भूल गई कि वो हल्का जो वज़ीर आज़म का हल्का है, जहां से वज़ीर आज़म बना है, वहां पे लोगों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि एक बार फिर जब हमारे सरबराहान बैठ जाएंगे और वो छोटे छोटे जो इख्तिलाफ राय है वो खत्म हो जाएंगे, तो सिंध हुकूमत और ये पंजाब का हुकूमत और मरकज का जो हुकूमत है,
मैं समझता हूँ कि इन लोगों से लेना ये 2 मिनट की बात नहीं है। और कौमी असेंबली में तो हमने उसको बता दिया, उसको ट्रेलर चला दिया कि भाई हम इस तरीके से आपको वहां से निकाल सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला के पंजाब में भी जो हम हालात देख रहे हैं, जो ग्रुपिंग देख रहे हैं, कल परसों हमने जहांगीर तरीन साहब के साथ जो इनके ग्रुप्स के लोग देख लिए, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी आप ये लोग इस हैसियत में पहुंच गए हैं। लेकिन चट्टान साहब, पंजाब में नून लीग आपका साथ नहीं देगी। अदम एतमाद में मुस्लिम लीग नून आपका साथ नहीं देगी पंजाब के अंदर, तो कैसे आप वहां पे अदम एतमाद लाएंगे? वो तो बिल्कुल एक तरफ खड़ी है, वो तो आपके साथ नहीं खड़ी होगी उस मामले में। मैं ये तो कह रहा हूं कि अगर हम मुत्तहिद हो जाए, अगर मुत्तहिद नहीं हुआ तो हम अकेले अकेले भी इस हुकूमत का अपोजिशन कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने अयूब खान जैसे डिक्टेटर के, जियाउल हक जैसे डिक्टेटर के, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के खिलाफ तहरीकें चलाई हैं, तो हम ये सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ भी जी फिरदौस साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम सोच रहे हैं मिलकर इनके साहब ने पूछा कि मैं उनको बताऊं कि साल में क्या किया। पहली चीज चट्टान साहब, ये मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था। तमाम आदाद व शुमार ये दिखाते हैं कि जितने पैसे की अदायगी पहले 6 माह में इस हुकूमत को करनी थी, वो इस हुकूमत के खजाने में मौजूद नहीं। कि $6 बिलियन मौजूद थे, $12 बिलियन का कर्ज की किस्त देनी थी। या माने या ना माने, ये एक सबसे बड़ा कारनामा है इमरान खान का कि इन्हीं ने इस मुल्क से बचाया। दूसरी चीज ये करंट अकाउंट डेफिसिट और प्राइम डेफिसिट दोनों को कंट्रोल में लेके आया। तीसरी चीज, कोविड को जिस तरह डील किया वो सारी दुनिया सराहती है। आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो कंप्लीट लॉकडाउन की पॉलिसी पे जा रहे थे, उससे इख्तलाफ करते हुए इसके मुल्क की मईशत को ओपन रखा और बिजनेस, जिसका फायदा हुआ। और आप ये देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कोविड के बावजूद बढ़ी। माजी से जो एक्सपोर्ट्स आप छोड़ के गए थे, जिनको $4 से $5 बिलियन आपकी कजन PMLN ने कम कर दिया था, हम दोबारा उस सतह पे ले आए डिस्पाइट डिवैल्यूएशन। इस मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो रुपया 168 रुपए पे पहुंच गया था, वो अब आज 152 रुपए के पे चल रहा है। ठीक। और ये एप्रिसिएशन हुई है, और ये एप्रिसिएशन सिर्फ यहाँ नहीं हुई है। जब इसका बॉन्ड यूरोप में आया तो यूरो बॉन्ड ओवर सब्सक्राइब हुआ। फिर अब देखें जो आपने एहसास के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एहसास कैश का प्रोग्राम जो कोविड के दौरान दिया गया, जिसमें 143 अरब रुपए सीमलेसली दिए गए विदाउट फिंगर्स बीइंग रेज्ड थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के। कोई अक्रॉस पार्टी लाइन थी, ये नहीं हुआ कि किसी के पार्टी के लोगों को दिया किसी को नहीं दिया, उसको एक बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में किया। इसी तरह कोई भूखा नहीं सोएगा इस मुल्क के गरीबों की सपोर्ट के लिए। जो सेहत इंसाफ कार्ड KP में और पंजाब में और बलोचिस्तान में और पारकर में आया, उसका फायदा उस गरीब से पूछे जिसको आज अपनी इज्जत नफ्स नहीं बेचनी पड़ती। इस मुल्क की तारीख में 70 साल तारीख में कंस्ट्रक्शन का और हाउसिंग का जो वादा जुल्फिकार अली भुट्टो का था मकान का, उसको अगर शर्मिंदा ताबीर करने की कोई कोशिश कर रहा है वो इमरान खान कर रहा है। इससे कि 3% सूद के ऊपर कभी भी, जबकि प्राइम लैंडिंग रेट जो है वो 8% चल रहा हो, 3% सूद के ऊपर लोगों को कर्जा देना और 30 लाख से कम लागत के घरों के ऊपर 3 लाख रुपए डायरेक्ट पहली किस्त देना किसी हुकूमत ने नहीं की। इस वक्त जेर तामीर जो घर आ गए, उनकी तादाद इस एक साल में कोविड के होते हुए भी 1.25 लाख से ज्यादा घर जो है वो इस नया पाकिस्तान हाउसिंग में बन रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में 50 साल के बाद 2 बड़े डैम बनने शुरू हुए। मैं आपको और गिनाता चला जाता हूँ कि क्या क्या चीजें इस हुकूमत ने की। चलें, मैं आता हूँ उसकी तरफ। LNG कतर से खरीदी थी शाहिद खाकान अब्बासी में, और कहते थे कि ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट। हमने उससे 30% कम कीमत पर खरीद के डिस्क्लोज किया है कि देखिए ये किया है। ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब, हमारे जो चैलेंजेस है वो हम मानते हैं, महंगाई है। ठीक है, वो चैलेंजेस हैं आपके, उसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन इस मरहले पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा खुनजादा चट्टान साहब का कि वो हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ आएंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, अब कल भी एक बड़ा अहम मार्का है, NA-75 डस्का में अब इलेक्शन होने जा रहा है और वहाँ पे नून लीग और PTI का बड़ा कांटे का मुकाबला है। आपको लगता है कि अब तकरीबन तमाम फूल प्रूफ इंतजामात हुए हैं और वहाँ पे मामलात अब बेहतर होंगे इस बार? देखिए जावेद साहब, ये कल जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है बहुत बड़ा,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे डाली है और एक इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया भी है और बताया भी है कि वो इनके पास इतना इख्तियार है कि वो पुलिस और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन काम करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बलदियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं या अपने जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन आएंगे। तो एक इलेक्शन में जो खूनी इलेक्शन हुआ था उसके बाद दोबारा एक मौका मिला है और इलेक्शन कमीशन को कल अपने तमाम तर तवज्जो जो है वो डस्का इलेक्शन की तरफ देनी चाहिए। और वहाँ पे नून लीग की पोजीशन वैसे थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि वो पहले से सीट उनके पास थी, लेकिन नून लीग का वतीरा ये है कि अगर जीत जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है सब कुछ, अगर हार जाते हैं तो वो कहते हैं धांधली हुई है। दोनों पार्टियों को चाहिए कि अमन व अमान के साथ लोगों को वहाँ वोट डालने के लिए आने देना चाहिए और जो आवाम की राय है उसको जो है मद्दे मलूज़ खातिर रखना चाहिए। तो कल एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन अनाउंस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका जो फैसला था उसको बरकरार रखा। तो कल मेरे ख्याल से जो है वो वहाँ पे एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी चाहिए कि वो अमन व अमान को वहाँ पे कायम रखें और इलेक्शन कमीशन पे तमाम तर जिम्मेदारी होगी। अच्छा, अब दोबारा PDM की तरफ आते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि एक तो ये अवाम को नहीं कन्विंस कर सके, क्या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून का जो अपना बयानिया था उसमें खुद भी बहुत बड़े तजादात थे और वो बयानिया पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं कैरी ऑन कर सकती थी? देखिए जावेद साहब, इस मुल्क के अंदर जो है ना वो पाक फ़ौज के साथ या अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ आवाम को बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि हमने देखा कि 65 की जंग हो या 71 की जंग हो, हमारे शहीदों ने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना खून दिया। फिर आपने देखें कि ये वॉर एंड टेरर थी, इसमें ये हालात हो गए थे कि बड़े शहरों में आप घरों से निकलते हुए डरते थे, आप बाज़ार नहीं जाते थे, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। ये हमारी पाक फ़ौज है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क को उस मुसीबत से बचाया और हमें दोबारा एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके। जब हम रात को सुकून से सो रहे होते हैं तो यही सिक्योरिटी इदारे सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो ये जो बयानिया था नून लीग का, इसको किसी ने बाय नहीं किया, बल्कि मेरे से जब नून लीग के जो बड़े लीडर हजरात हैं कुछ से बात होती थी तो वो भी इस चीज़ को नापसंद करते थे कि इदारों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आवाम ने भी इस बात को बाय नहीं किया, पीपल्स पार्टी भी इस बात को बाय नहीं कर रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी में जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट भिजाने की बात की थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो अपना लीडर है नवाज शरीफ, उन्होंने जाती उम्रा नवाज शरीफ को जरदारी साहब को बुलाया था, मुलाकात से इनकार कर दिया था। और जब उनके भाई अब्बास शरीफ की डेथ हुई उसके पुरसे के लिए भी जरदारी साहब ने जाना था, उसके लिए भी मना कर दिया। तो इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में अगर आप इदारों के खिलाफ जाएंगे तो आवाम ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। फिर दूसरी बात है कि PDM के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो आवाम के लिए बात करते। जब वो अपनी जलसों में भी तकरीरें करते थे तो वहाँ पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते थे। हमें ज्वाइन किया है AKD ग्रुप के चेयरमैन जनाब अकील करीम डैडी साहब ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। अकील करीम डैडी साहब, बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। अकील भाई, ये बताइएगा कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इस वक्त काम हो रहा है, फिर हमने यूरो बॉन्ड फ्लोट किया है, इससे भी $2.5 अरब हमें मिले हैं, ये मईशत के लिए कितना साजगार साबित हो रहे हैं और कितनी बेहतरी की हम तवक्को रखें मईशत के लिए, पाकिस्तानी मईशत? देखिए, मईशत में इस वक्त बहुत ज्यादा बेहतरी है। आप सिर्फ हाउसिंग सेक्टर की बात मत करें जी, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में चारों तरफ काम हो रहा है। चाहे वो टेक्सटाइल को आप ले लें, सीमेंट को ले लो, स्टील को ले लो, हाउसिंग को ले लो, केमिकल्स को ले लो, केमिकल एंड डाइज ले लो, फाइबर्स को ले लो, कोई एक एरिया ऐसा नहीं है जहां एक्टिविटीज नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एक्सपेंशन हो रही है और ये एक्सपेंशन हमने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में देखी है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि आपके IT सेक्टर ने 9 महीने के अंदर $1 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट किए, $1 बिलियन एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किए। तो आप ये सोचें कि ये आपके यंग बच्चे जो इस मुल्क में आ रहे हैं और वो उनको 1-1 लाख रुपए की आज जॉब मिल रही है और बेतासा इसमें ग्रोथ आ रही है। तो ये मैं आपको बता दूं, और जो रुपया आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, ये तो कभी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में इसकी। तो और इसके साथ साथ आप ये देखें कि आपके रिजर्व बढ़ कितने गए। आपने यूरो बॉन्ड फ्लोट किया, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डबल लोगों का इंटरेस्ट आया। ये देखें, इस वक्त हम निटी गिटी में ना पड़े, ये पाकिस्तान इस वक्त राइट डायरेक्शन पे जा रहा है।
अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ बात कुछ हो रही होती है वो उठा के महंगाई को ले आते हैं। भाई महंगाई सप्लाई की वजह से आज सप्लाई बेहतर होना शुरू हो गई है और प्राइस नीचे आनी शुरू हो रही है। पाम ऑयल $1080 वाला पाम ऑयल आज $850 पे आ गया। 60 रुपए की जो गंदम थी आज 45 रुपए पे आ गई। इसी तरह आप बाकी चीजों को उठा के देखें, राइस 70 रुपए का 50 रुपए पे आ गया। तो ये प्राइस अब नीचे आनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के बारे में IMF क्या कह रहा है, वो तो बहुत कंजर्वेटिव फिगर देता है ना। वो ये कह रहा है कि 2022 में पाकिस्तान में 4% ग्रोथ आए। अब आप मुझे बताएं कि 22 में 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने बाद हम 22 पे चले जाएंगे। अब आज हम 1.5%, 2% ग्रोथ कर रहे हैं, IMF कह रहा है 4%। मैं अकील डेली ये समझता हूँ कि हम 5.5% ग्रोथ हासिल करेंगे नेक्स्ट मंथ। फिर आप देखें कि आपके इंटरेस्ट रेट भी नीचे हैं, इसके बावजूद आपका रुपी स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आप बताएं कि कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो हम इस वक्त नहीं गिनवा सकते। लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बात पे। मैं कहता हूँ नंबर से बात करें। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्यों बुराई निकाल के लाते हैं। भाई आपके मुल्क ने जो रिजर्व था 2.5 गुना बढ़ गया आपका रिजर्व। आपके पास $6 बिलियन रिजर्व था, आज आपके पास $16 बिलियन रिजर्व है। आप रीपेमेंट भी कर रहे हैं, कोविड को भी फेस किया है आपने, उसके ऊपर लोगों को आपने पैकेज भी दिए हैं, लोगों को रिलीफ भी दिया है। आप फर्टिलाइजर को उठा के देखें कि अगर 2 साल पहले उसकी जो प्राइस थी आज उससे कम है। तो ये देखें कि गवर्नमेंट अपने तौर पे कितनी कोशिश कर रही है। और लोग बोलते हैं कि नहीं बिजली महंगी हो गई। भाई बिजली महंगी इसलिए हो रही है कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट आपकी जान नहीं छोड़ रही और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। आपके एनर्जी के मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जब कैप्टिव पावर बंद करेंगे और गैस गवर्नमेंट को मिलेगी तो गवर्नमेंट के एफिशिएंट प्लांट इन गैस से ज्यादा बिजली बनाएंगे और जब इंडस्ट्रीज लगा के बैठे हुए कैप्टिव पावर उनके बिजली कम प्रोवाइड मिलती है क्योंकि उनका एफिशिएंट नहीं है प्लांट। तो ये सारे काम बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड हो रहे हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कोई एक सबसे बड़ा आपका काम क्या हो रहा है, रोशन डिजिटल अकाउंट जी। सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान में अकाउंट खुलवा रहे हैं। कोई इक्विटी मार्केट में आ रहा है, कोई बॉन्ड मार्केट में आ रहा है, ठीक है, कोई डिपॉजिट दे रहा है। तो मैं कहता हूँ कोई चीज एक ऐसी मुझे कोई आके बताए। सबसे बड़ी बात आप अकील करीम डैडी साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर जो अशारिये हैं वो बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बेहतर काम हो रहा है और इसके असरात भी जो आम आवाम तक हैं वो बहुत जल्द पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया प्रोग्राम के आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम के आखिर में अकील करीम डैडी साहब ने तस्वीर बताई है पाकिस्तान की मईशत की, ये इंतहाई इत्मीनान बख्श है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें ये बेहतरी के आसार भी आपको दिखेंगे और इसके असरात आवाम तक भी पहुंचेंगे। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।